पॉइंट्स बताना चाहता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, जड़ी बूटी आपके लिए। फिजिक्स ना होने के, क्योंकि अब आपके जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया था बेटा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप फिजिक्स में घुसते चले जाएंगे टफ होती रहेगी। और सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं, ठीक है? और सब्जेक्ट में देयर विल बी जर्क्स, अचानक एक झटका लगेगा, फिर लगेगा अच्छा टफ है या आसान है, ठीक है? फिजिक्स में ऐसे, फिजिक्स बिल्कुल मजा दिलाएगी दिलाएगी दिलाएगी, टफ होती जाएगी टफ होती जाएगी टफ होती जाएगी, ऐसा होगा। मैं अभी 5 पॉइंट्स आज डिस्कस करूंगा, रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? पहला पॉइंट, स्टडीइंग फार्मूला। आपसे फिजिक्स क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों सर दिक्कत आ रही है? अब मेरे को नहीं पता ये केमिस्ट्री में भी आपके लिए वैलिड है, यानी कुछ पॉइंट्स तो नो डाउट वैलिड है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स आपके लिए शायद वैलिड ना हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पांडे आर्यन कह रहा क्वेश्चन नहीं कराया बेटा, क्वेश्चन यही तो था। आपके पास इसमें फॉर्मूले ही कौन से हैं? स्टीफन्स लॉ पे आपका क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा, ठीक है? आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता है, इंटीग्रेशन वाले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको भी करने नहीं है, और एवरेज फॉर्म वाले आसान है बस, ठीक है? अब हमारे पास स्टडीइंग फार्मूला विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फार्मूला शीट बनाते हैं, ठीक है, हर रिजल्ट को लिख लेते हैं, हर किताब के फॉर्मूले लिख लेते हैं, लेकिन वो ये दिमाग नहीं लगाते कि आप इनफाइनाइट फॉर्मूलाज बना सकते हो, हर कंडीशन का एक नया फॉर्मूला बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हर क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया उसको एज अ कांसेप्ट बना के आप वो कर सकते हो, लेकिन पूरे सिलेबस में नंबर ऑफ कांसेप्ट्स तो हमारे पास लिमिटेड है। नंबर ऑफ कांसेप्ट, जैसे अगर मैं आज के लेक्चर को समराइज करूं तो प्रीवियस ने बोला बेसिकली प्रीवियस रेडिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं एज अ स्टूडेंट कह रहा हूं कि आप क्या पढ़े इस लेक्चर से, वो सुनना जरा, कि रेडिएशन में कोई भी बॉडी होती है जब रेडिएट होती है तो गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं। तो प्रीवियस थ्योरी ने क्या बताया कि कोई भी बॉडी किसी भी टेंपरेचर पे हो रेडिएट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। अगर रेडिएट ज्यादा कर रही है तो ठंडी हो जाएगी, एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है तो गर्म, और अगर दोनों रेट बराबर हुए तो टेंपरेचर चेंज नहीं करता। फिर स्टीफन्स ने बताया कि हमारे पास जो रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीटिंग dQ by dt होता है किसी भी बॉडी का, वो होता है सिग्मा E 8 t की पावर 4। जितना ज्यादा एरिया होगा और जितना ज्यादा टेंपरेचर होगा उतना ही रेट वो ज्यादा एमिट या एब्जॉर्ब करता है। E हमारे पास एक कोफिशिएंट होता है जो ये बताता है कि ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कितना एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है, ठीक है? फिर स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने बताया था कि हमें कितना किस रेट से टेंपरेचर फॉल करता है, dt by dt इक्वल टू माइनस सिग्मा EA by ms t की पावर 4 माइनस t नॉट की पावर 4। कैसे किया था? जो रेट ऑफ एमिशन था वो बॉडी का टेंपरेचर डिसाइड करेगा, और जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो सराउंडिंग का टेंपरेचर डिसाइड करेगा, दोनों का डिफरेंस वो उसको रेट ऑफ कूलिंग देगा। लेकिन पंगा ये था कि स्टीफन्स लॉ का कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती थी, तो न्यूटन ने उसको अप्रोक्सीमेट करा कि अगर किसी बॉडी का टेंपरेचर T और T नॉट ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो dt by dt इक्वल टू माइनस k t माइनस t नॉट है। इसको भी लगाने में दिक्कत आती है तो हम लोग उसका एवरेज फॉर्म लेते हैं, dt होता है चेंजिंग टेंपरेचर अपॉन टाइम इक्वल टू माइनस k, और t होता है एवरेज टेंपरेचर माइनस t नॉट। खत्म चैप्टर, ठीक है? ये तो अगर आप जबरदस्ती फॉर्मूले पे फॉर्मूले बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि सिर्फ फॉर्मूलों से अगर आप फिजिक्स कर लोगे तो ये आपकी फिजिक्स को चौपट कर रही है, क्योंकि आप कांसेप्ट के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। और आपके क्वेश्चन ना होने का मेन रीजन ये है क्योंकि आप थ्योरी इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि बस आपको फॉर्मूला मिल जाए, एक जड़ी बूटी मिल जाए और उससे आप क्वेश्चन पे चिपका देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, हर चीज का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भूल जाते हैं उनके साथ कंडीशंस होती है कि वो कब लगेंगी। आपको फॉर्मूला याद है, v इक्वल टू u प्लस 80 प्लस s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। कुछ बच्चों को ये फॉर्मूले में ये कंडीशन याद नहीं होगी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं याद है, लगाते रहो, गलत ही आएगा ना, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, आपके पूरे चैप्टर में कुछ लिमिटेड कांसेप्ट है, उन्हीं कांसेप्ट्स पे गोल गोल घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप ये भी करा दो, इरोडो भी करा दो, आप पीवाईक्यू भी करा दो, आप ये भी करा दो, वो भी करा दो, टीचर तो करा ही रहा है, खुद रंग बिरंगी किताबों से वो न्यूमेरिकल्स करते हैं। बेटा स्कोप और कांसेप्ट आपके पास टाइम लिमिटेड होने की वजह से आपको पूरे चैप्टर के कांसेप्ट आपके पास समझ में आने चाहिए, पहली बात, और क्वालिटी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे क्वालिटी प्रैक्टिस को ये समझते हैं, जो भी बच्चे ये समझते हैं कि क्वालिटी प्रैक्टिस मींस टफ क्वेश्चन, वो सबसे बड़े गधे होते हैं। क्वालिटी प्रैक्टिस मींस रेलेवेंट क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप जबरदस्ती बीएससी का कोई क्वेश्चन, अगर आपको मैकेनिक्स समझ आने लगी, आपने बीएससी की मैकेनिक्स की कोई क्वेश्चन उठा लिया और अगर आप कर भी लेते हैं, उससे आपका रैंक नहीं निकलेगा, पहली बात, ठीक है? दिस इज अ स्मार्ट स्टडी कि आपको आपकी क्वालिटी प्रैक्टिस पे वो देना है, और क्वालिटी प्रैक्टिस आपके लिए क्या होगा, इसमें भी बच्चे अब रोने लगेंगे। मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए आपको बता रहा हूं, आपके सबसे इंपॉर्टेंट हुए नोट्स, आपको नोट्स को दिल से समझना है, दिल से समझना है, पहली बात, रटना नहीं, ठीक है? उसके पीछे के अंडरलाइनिंग कांसेप्ट्स को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर नोट्स के अंदर के क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपके डीपीपीज हैं, फिर आपके टेस्ट्स हैं जिसको आप बहुत लाइटली लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी एचसीवी एंड मॉड्यूल्स आते हैं, और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आपके पीवाईक्यूज आते हैं, मोर देन सफिशिएंट। अब कुछ बच्चे फालतू के सवाल मेरे से पूछेंगे, सर मैंने एचसीवी नहीं लेके मैंने ये किताब ली, वो किताब ली, वो आपका डिसीजन, आपने करना स्टार्ट किया, आप उसको खत्म करिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों को खराब कर रही है आज की डेट में, दैट इज टाइम बाउंड प्रैक्टिस, ठीक है? क्वेश्चन में ज्यादा सोच नहीं पाते, क्यों? क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल है, ठीक है? आपने कंसेप्ट लॉजिकली सोचो यार, अगर मेरे पास सीढ़ी ही 2 मीटर की है तो मैं 5 मीटर तक कैसे पहुंच पाऊंगा? मेरी हाइट मान लो है ही नहीं। बेसिकली आप क्लास के कंसेप्ट, बेटा कोई भी टीचर ये नहीं कहता यार इस क्वेश्चन में कुछ नया सोचा जाए, आओ भाई थ्योरी हटाओ, क्लास हटाओ, कुछ नया सोचो। जो आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी को कहीं ना कहीं गोल घुमा के पूछा जा रहा है। पहली बात है आपके कंसेप्ट सॉलिडिफाइड नहीं है, उसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, और कंसेप्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत वेग डायरेक्शन में जा चुकी है। आप कुछ भी जो मन में आता है वो उठा के प्रैक्टिस कर रहे हो, और मैं बता रहा हूं बेटा वो आपके लिए सबसे बड़ी घातक चीज है, ठीक है? अब हमारे पास टाइम बाउंड प्रैक्टिस, मैंने बकवास सुन के मेरे कान पक चुके हैं, ठीक है, कि सर टाइम बहुत लगता है क्वेश्चन करने में, तो क्या पेपर दे रहे हो तो टाइम का इंपॉर्टेंस है? टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपकी तब होती है जब आप एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, ठीक है? अभी आप थॉट प्रोसेस बना नहीं और आप चाहते हो कि 2 मिनट में आंसर आ जाए, आज से पहले फिजिक्स के लिए कभी कलम चलाई नहीं, कभी इस तरीके से विजुअलाइज किया नहीं, और आप चाहते हो 2 मिनट में आंसर भी आ जाए,
ऐसा नहीं होता भाई। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको स्टार्टिंग में टाइम लगता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अब आपको चाहिए कि नहीं भैया वो बच्चा 2 मिनट में करा रहा है, भैया 2 मिनट में वो इसलिए कर रहा हो सकता है उसकी प्रैक्टिस हो, या हो सकता है उसके बाद दिमाग हो तरीके से सोच पाया हो, या फिर उसको हो सकता है याद हो। आपको अपनी प्रैक्टिस के टाइम में टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस नहीं करनी है, थोड़ा सा रिलैक्स करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक क्वेश्चन को पकड़ के 1 घंटे तक बैठो, लेकिन ये थोड़ा सा अपने आपको रिलैक्स करो। आप कोई क्वेश्चन में अटकते हो तो पेशेंटली देखो कि उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो टाइम बाउंड जो प्रैक्टिस बच्चे जबरदस्ती मान लेते कि नहीं भैया 5 मिनट में तो आंसर आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो मेरे को 5 मिनट में करा है, भैया भी एग्जाम नहीं दे रहे, अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, आपका टेस्टिंग प्रोसेस नहीं चल रहा है। दिस इज द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम, ठीक है। एनालिसिस आफ्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ बच्चे एनालाइज ही नहीं करते, क्या उनका रिजल्ट दिया क्या, उनको ये था हाँ फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, ठीक है, नहीं आया तो सोल्यूशन देख लिया। ये सबसे बड़ी गलत बात है कि अगर आपका आंसर मैच नहीं किया, खट से सोल्यूशन देखते हो, खट से जाओगे यूट्यूब पे, खट से जाओगे गूगल पे, खट से जाओगे सोल्यूशन बुक पे कि यार क्या है आंसर। आपने दिमाग का लगाया, आपने गलत लगाया, दूसरे ने बताया, आपने मान लिया, बस थोड़ा घिसो तो, ठीक है। आप जब अपने रिजल्ट को निकालते हैं तो एक बार ठहर के सोचिए कि आपने क्या किया, और उसको दिमाग में रखिए कि हाँ इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसी चीज आएगी तो मैं ऐसा यूज करूंगा। जनरलाइजिंग रिजल्ट बेस्ड ऑन फ्यू प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चे ये भी करते हैं, फॉर्मूला तो रटे बैठे, और कुछ में ये भी रख लेते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ट्रिक बना लेते हैं, इसमें ये कर लो आंसर आता है, इसमें ये कर लो आंसर आता है। उनको ये भी नहीं पता होता कि क्या ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या वो जो फर्जी ट्रिक बना रहे हैं, कंसेप्ट को छोड़ के फर्जी ट्रिक पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो ट्रिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वो आएगी। बेटा मैं ये नहीं कहता कि ट्रिक आपका समय नहीं बचाती, ट्रिक आपका समय बचाती है, लेकिन आज की डेट में मेजॉरिटी बच्चे कंसेप्ट को छोड़ के ट्रिक के पीछे दौड़ रहे हैं, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। दिस शुड बी अ लर्निंग प्रोसेस। आप पहले सीखिए फिर ट्रिक लगाइए, मना नहीं, लेकिन आप पहले ट्रिक मांगते हैं फिर आप सॉल्यूशन को देखते हैं, बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस फॉर फिजिक्स। आपका फिजिक्स इज अ थॉट प्रोसेस बेटा, फिजिक्स इज अ थॉट प्रोसेस। आपने थॉट प्रोसेस ही डेवलप किया, आप उसमें आंसर निकालने की अप्रोच पर आ गए कि हाँ यार मैं इसमें ये कर देता हूं आंसर आ जाएगा, इसमें ये कर देता हूं आंसर आ जाते हैं। मैंने पूरे सिलेबस में आपको ट्रिक नहीं बताई, क्यों? रीजन बीइंग आपका लर्निंग प्रोसेस तो बने, लर्निंग एटीट्यूड तो बने, सीखो तो उसके पीछे। तो आप लोग जो जनरलाइज कर लेते हो कंसेप्ट्स को, वो आपका जेई मेंस क्या पूरा चौपट करेगा बाद में, ठीक है। मॉड्यूल और एचसीवी बेटा, अब देखो इलॉजिकल चीज है। अब कोई बोलेगा सर मैं एचसीवी लगाता हूं, मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूल और एचसीवी में कौन सा बेटर है। फिर कोई एक और नमूना उठ के आ जाएगा, कहेगा सर मैं बीएम शर्मा एचसीवी मॉड्यूल पीवाईक्यू कौन सा करूं। अरे पागल हो क्या? आपको ये चीज सोचनी है कि आपका सफिशिएंट टाइम किसके लिए। आपके लिए आप बीएम शर्मा लेके आगे 200 क्वेश्चन है, समय है, 5 मिनट के बाद आपका हालत टाइट हो जाती है पढ़ने की। यार आपके पास सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन आपका टाइम कितना परमिट कर रहा है वो भी देखना होता है ना यार। हाँ यार, एचसीवी में थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में मिलेगा बेटा, ठीक है, ओके। हाँ अब रोना धोना स्टार्ट हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स मेरे को नहीं पता, शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं बता चुका हूं, ठीक है। जो आपका ये होमवर्क है बेटा, आपका एचसीवी बैक एक्सरसाइज हीट ट्रांसफर नाम से चैप्टर होगा, हीट ट्रांसफर बुक 2, ठीक है। बहुत आते, किसको नहीं आते यार, मतलब मैं पता है मोटिवेशन कम कर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा ये चीजें, मैं तुम्हें रगड़ो अपने आप को। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चों को प्रॉब्लम में डालते इसलिए कि वो सीखे, तो वैसे ही छोड़ दूंगा। एक समय बेटा एक चीज के लिए सपोर्ट कर सकता, आप भगवान हो क्या, सारी चीजें आती हैं आपको, मतलब इरिटेट हो जाता हूं मैं। अब मैं इन सब चीजों से इरिटेट होने लग गया हूं कि जो बच्चे उठना ही नहीं चाहते। सर हमें तो प्रॉब्लम आती है, किसको प्रॉब्लम नहीं आती है? कोई एक बंदा उठा के ले आओ धरती का जो कहते हैं मैं सारी फिजिक्स के क्वेश्चन लगा दूं, कोई एक ले आओ यार, कोई एक ले आओ। एक भी नहीं खड़ा हो सकता। अगर बोल दो ना भैया किसमें दम है कि वो सारे क्वेश्चन लगा देगा, एक का भी हाथ नहीं खड़ा होगा, भले वो साइंटिस्ट क्यों ना हो। दिमाग लगाओ ना यार, लर्निंग प्रोसेस है, सीखोगे ना, समय तो दो, ठीक है। टाइम प्रॉब्लम बेटा, अगर आप स्लो लर्नर है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया मैं 5 घंटे में ही पढ़ के निकाल लूंगा। आप स्लो लर्नर है तो टाइम दीजिए, अगर आप फास्ट लर्नर है तो कम टाइम देके खेलिए। वो आप एडजस्ट करना मेलिएबल टाइप से नहीं है। आप एक नंबर के वो जो होता है ना रट्टू तोता टाइप, आपको 10वीं तक बना दिया गया है कि हाँ बेटा स्कूल 2 बजे खत्म होगा, 9 बजे तक पढ़ना है, 10 बजे खाना खाना है, 10:30 सो जाना है। अरे भाई अगर आज का टॉपिक टफ है और अगर लगता है कि आज ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है तो करो ना यार, उसको 11 बजे तक जगो, क्या जा रहा है? हाँ बेटा, जिस दिन आपने अपने आप को प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करना सीख लिया कि हाँ भैया प्रॉब्लम है छोड़ दो, ठीक है, आप फेल कर जाओगे। अगर आप प्रॉब्लम्स पे भारी पड़ने लगे कि हाँ बेटा प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करना है, उस एटीट्यूड को सीख गए तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। स्कूल बेटा, आप पहले निकोला टेस्ला नाम रखा है, ठीक है। स्कूल क्या आप पहले बच्चे हो या आपसे आगे या हम लोगों की जनरेशन या हमारे से सीनियर जनरेशन कभी स्कूल नहीं गई? मैं कहता हूं आपके जो बकवास डाउट्स है ना जो आपको रोक रहे हैं, वो आपके सिर्फ दिमाग की कीचड़ है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ दुनिया में आप ही प्रताड़ित हो स्कूल से? हैं? क्या हम लोगों ने अपने स्कूल नहीं पार करे? क्या हमसे ऊपर वाले रैंक्स में स्कूल नहीं पार करे? क्या हमारे सीनियर्स ने स्कूल नहीं पार करे? क्या हमारे स्कूल के समय ये होता था 12वीं का बोर्ड दे दो बेटा 6 महीने बाद जेईई का पेपर होगा, क्या ऐसा होता था? पागल हो क्या? जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वही मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, वही हमारे सीनियर्स ने भी फेस करी है। सबने, जिन लोगों ने इस चीज को अच्छे से मैनेज कर लिया वो रैंक निकाल गया, बस साफ सीधी बात ये है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो पीछे खिसक जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। इरोडो अभी से लगाना शुरू कर दे बेटा, अगर दिमाग है तो लगाइए, अदरवाइज टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। नींद आती है तो बेटा मैं क्या करूं, ये आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपके सपने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉडी का रेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपना करियर खराब कर सकते हो और आपके मार्क्स नहीं आ रहा और आपको नींद आ रही है, तो वो आपका डिसीजन है ना, ठीक है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं उठाऊंगा आके बेटा एड्रेस देने में आ रहा हूं, सोइए मत भाई फेल हो जाएगा, हां आंख उठा के टेप लगा के रखूं क्या, पागल हो हैं? बैकलॉग वाले तो बोलना मत बेटा, मुंह तोड़ दूंगा, श्राप दे दूंगा, ठीक है। आपने अगर लेट ज्वाइन करा है दैट्स योर प्रॉब्लम, हां या ना, ठीक है। कोर्स
5 या 10 मई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब आप दुनिया में भ्रमण लगाओ या कहीं पर भी करो, वो आपका प्रॉब्लम था। अब आप आए हो, सिंक मारना है, सिंक के साथ चलना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैकलॉग आपकी प्रॉब्लम है, बैकलॉग एक्सप्रेस आपको दिया गया था, अगर आप नहीं यूटिलाइज कर रहे, आपकी गलती, ठीक है। और बोलो भाई, हैं यूट्यूब एडिक्शंस किसने दिलाई है? किसने दिलाई है? मैंने। मेरे से क्यों पूछ रहा है? तेरी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर। देख ले, तेरे लिए यूट्यूब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैं इसलिए कहता हूं प्रैक्टिकल सोच लिया कर ना, उस समय जब यूट्यूब देख रहा होता है तो सोच लिया कर कि उस समय तेरे लिए यूट्यूब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेरे 2 साल के बाद का पेपर इंपॉर्टेंट है, पता लग जाएगा। घर में एक बार झांक लिया कर कि हाँ प्रॉब्लम है, या फिर मुझे कुछ कमाना है, या फिर मुझे कुछ करना है, या फिर यूट्यूब से जिंदगी चल जाएगी। देख ले और कर ले बेटा। अगर मैं सच्चाई पे बोलने आऊंगा कड़वी लगेगी, मैं बोलता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे जबरदस्ती उस चीज पे बोलने के लिए कह रहे हो। मैं इन सब टाइप के बच्चों से बहुत ज्यादा दूर रहता हूं, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप मेरे लिए अच्छे नहीं हो, आप मेरे लिए उतने अच्छे हो, बस डिसाइड करेगा कि आपकी मेहनत कैसी है। अगर आप, मैं देखता हूं यार कम मार्क्स वाला बच्चा भी ना मेरे दिल में समा जाता है अगर वो मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। आप मेहनत ही नहीं करना चाहते यार, आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूसरों में ढूंढना चाहते हो, दूसरों से जानना चाहते हो। कैसे, कितने डिपेंडेंट लोग हो चुके हो आप, हैं? कितने डिपेंडेंट हो चुके हो? एचसीवी अगर आप शिद्दत से कर जाते हैं, एचसीवी क्लास के नोट्स, डीपीपी टेस्ट पहला, अगर आप इतना भी कर जाते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी रैंक आती है, बहुत अच्छी रैंक आती है, अच्छा एनआईटी की अच्छी ब्रांच आती है। अगर आप इतने में कबाड़ा कर देते हैं, भूल जाओ। बोर्ड सर 12th के बाद कितना टाइम मिलता है? डिपेंड करता है, पिछले बैच का तो 12th, इस बार वाले बच्चों का लकीली बोर्ड सेपरेट आउट हो गया तो टाइम मिल जाएगा, हो सकता है 15-20 दिन, ठीक है, हो सकता है पहले भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और बोलो बेटा, आपका जिम हो 1.5 घंटे, अगर आपको सफिशिएंट लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप सेटिस्फाइड हैं और आपका ग्रोथ रेट ऊपर है, आप 1.5 घंटा क्या 2 घंटा खेलिए यार, 2 घंटा अपनी कोकरिकुलर एक्टिविटीज करिए। मैं कहता हूं हमेशा कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमेशा सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है बेटा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ बनना है, आपका एक एम है और आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, उसकी रिक्वायर्ड एक एनर्जी चाहिए या रिक्वायर्ड मेहनत चाहिए, अगर आपको लगता है आप वो अटेन नहीं कर पा रहे तो कुछ सैक्रिफाइसेस यू हैव टू मेक। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतनी सक्सेस इतने तरीके से पहुंच सकता हूं, तो यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज। अगर आपको रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग जो भी करना पसंद है आप करिए बेटा, ठीक है। मैथ्स बेटा आपके 3 टाइप की लर्निंग होती है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब आपको लगता है कि जो मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूं वो मैथ्स के लिए भी वैलिड होगा, नहीं। हमारे पास देयर आर 3 टाइप ऑफ लर्निंग। एक आप जो लिख के सीखते हैं, ठीक है, राइट एंड रीड, ठीक है। एक होती है आपकी लिसनिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी विजुअल्स। 3 लर्निंग्स होती हैं। अब खुद से 1 मिनट ठहर के जरा सोचिएगा, कुछ बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जब चीजें विजुअलाइज हो पाती हैं, देख पाते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, उनको समझ आती है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कॉपी पेन किताब हटा दो और उनको बस बोलो कि यार अगर मान लो एक ब्लॉक है उस पर आपने फोर्स लगाया, उन्होंने बस सुना और खुद से विजुअलाइज करके क्वेश्चन करने लग गए। लिसनिंग से भी आपकी लर्निंग होती है। और कुछ बच्चे होते हैं सर जब तक मैं लिख के नहीं देखता याद ही नहीं होता, राइट एंड रीड, ठीक है। एवरी स्टूडेंट हैज ऑल 3 लर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, तीनों लर्निंग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लाइव क्लास में इंटरेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लोग विजुअल्स दिखाते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं 60% के आसपास लोग विजुअल्स वाले होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। 60 to 50 या 60% लोग विजुअल होते हैं, सामने दिखता है तो ही मानते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो राइट एंड रीड से ही कर पाते हैं। और अगर तुम बहुत अच्छे साइंटिस्ट को देखोगे ना, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट को अगर देखोगे तो वो विजुअलाइजेशन वाले नहीं, वो हमारे पास थॉट प्रोसेस वाले होते हैं। उनका लिखने से ही उन्होंने थियोरेटिकली सोच सोच के लिख ही दिया। उन्होंने देखा नहीं कि भैया टाइम चेंज हो रहा है या ग्रेविटी वेरी कर रही है, लेकिन उन्होंने बताई थ्योरीज, वो भी एक लर्निंग होती है। और एक होती है सुनने वाली, ये तीनों होती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप देखो आप किस चीज से ज्यादा सीख सकते हो, उस टाइप की स्टडी आप करो, ठीक है। तीनों होती हैं, ओके, हाँ, ओके। जेई एडवांस का पेपर, सच बता रहा हूं, जेई एडवांस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी खुद की नॉलेज और एडेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग को सोच पाते हैं, ठीक है, तो आपका जेई एडवांस में हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को सोच पाना वो डेवलप भी होती है और नेचुरल भी होती है। कुछ लोग नेचुरली सोच पाते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस से डेवलप करते हैं। लेकिन जेई एडवांस से पहले आता है आपका जेई मींस, ठीक है, उससे पहले आता है बोर्ड्स। तो हमेशा लेवल वाइज जाना चाहिए। कुछ बच्चे पहले जेई एडवांस का सोचते हैं ना, ये निकलता है और इसमें तो फेल ही होते हैं, ठीक है। गो स्टेप बाय स्टेप और आपका हो जाएगा, ओके, ओके। मार्क्स लो इन स्कूल, तो कभी भी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वही तो बात है, टेस्ट देखना चाहिए। आप कुछ एनालाइज करना, आपने टेस्ट कितने दिए हैं, यहाँ पर कितनी बार अपने आपको टेस्ट एनालिसिस करी है? कभी नहीं करी होगी। एग्जाम से अचानक जाके बैठोगे तो यही होगा। तो आप कभी भी अगर अपने आप एनालाइज नहीं करें तो रिजल्ट कहां से आएगा? तो आपको देखना है कि एग्जाम में क्या गलती हुई। आप पढ़ के नहीं गए थे, आपको थ्योरी रिवाइज नहीं थी, आपने लिख के नहीं देखा, या आपने डायग्राम नहीं बनाए, या आपको फॉर्मूला याद नहीं थे, या आपकी राइटिंग खराब थी, या आपने पेशेंस से नहीं करा, या आपकी सिली मिस्टेक्स थी। हजारों रीजंस हो सकते हैं, हर बच्चे के अलग हो सकते हैं। आप एनालाइज करिए कि आपने क्या गलती करी, उसके लिए क्या सुधार हो सकते हैं। 2 मिनट सोचोगे, अपने आप पता लग जाएगा। प्रैक्टिकल होती है सारी चीजें, अपने आप पता लगेगा। इनकॉर्पोरेट करिए और प्रोग्रेस करिए। ये रिजल्ट्स आपके लिए सिर्फ एक शीशे के जैसे, जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो कि आप कितने बदसूरत और कितने खूबसूरत, ठीक है। अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको शीशे जैसा है, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, खराब पढ़ोगे तो खराब मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ओके। हाँ, रिवीजन प्रॉब्लम मत करो, रिवीजन रिवीजन का प्रॉब्लम है तो मत करो। एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता आपको पता है, मैनेज करो, ठीक है। तो मिलेंगे
नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, ठीक है, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लिस्टिक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये आइडियल गैस इक्वेशंस, रियल गैस इक्वेशन हमारे